हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 7 इंडियन इकोनॉमी। और आज का हमारा टॉपिक है एंशिएंट इंडिया। अब मार्किंग स्कीम की बात करें ना, तो ये वाला टॉपिक आप लोग को एग्जाम में 3 मार्क्स के अंदर देखने को मिल सकता है। वैसे तो है छोटा टॉपिक ही, बट 3 मार्क्स में आ सकता है। इवन आप लोग की बुक की एक्सरसाइज में भी ये 3 मार्क का दे के रखा है। और ये चैप्टर ना थोड़ा आपको एसएसटी जैसा लगेगा, ठीक है, सोशल स्टडीज जैसा लगेगा, बिकॉज इसमें थोड़ी हिस्ट्री की बात की गई है, या तो ब्रिटिशर्स के टाइम की बात की गई है, उनके पहले की टाइम की बात की गई है, जिस वजह से थोड़ा एसएस जैसा लगेगा। बट नो इश्यूज, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये टॉपिक को समझने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरे यूट्यूब पे या कहीं पे भी इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन करने वाला वीडियो नहीं मिलेगा। तो आप सभी के सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमको ना आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। तो आपके सारे दोस्तों तक ही वीडियो को पहुंचाओ और उनको भी बोलो कि वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया के अंदर क्या देके रखा हुआ है? तो अपना जो इंडिया का सिविलाइजेशन था ना, वो जाना जाता था आर्यन ट्राइब्स की वजह से, क्योंकि वो लोग आए थे सबसे पहले। उन्होंने अपने यहाँ पे आके पूरा सेटअप अपना रेडी किया था और इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन को बनाया था, जिसको हम लोग जानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी। ठीक है, पहले के टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन जाना जाता था और वो बहुत फेमस था, पता है आपको, हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इसके साथ साथ एक और था जो सबसे पहले जो फाउंड हुए थे ना सिविलाइजेशन, उसमें हड़प्पा और मोहेंजोदारो, दोनों के बारे में आपको पता होगा, आपने एसएसटी में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या नाम सुना होगा। ठीक है, ये दोनों अपने यहाँ पे बहुत बढ़िया सिविलाइजेशंस हुआ करते थे, जिसके कुछ रिमेन्स देखने को मिलते हैं, किसके कुछ प्रूफ भी देखने को मिलते हैं। गुजरात के अंदर हम लोग इसके बारे में लोथल और धौलावीरा दोनों जगह पे इनके बारे में जान सकते हैं। उनका पूरा का पूरा जो टाउन प्लानिंग था, वो सारी चीजें आज की डेट में भी देखने को मिलती है, जो जमीन के नीचे से सारी चीजें निकली है। और ये सिविलाइजेशन एक ऐसा एविडेंस है कि उन लोग ने एक ऐसा पूरा सिस्टम सेटअप किया था जो प्रॉस्परस अर्बन प्लानिंग पे बेस्ड था और डेवलपमेंट पे बेस्ड था। सोचो आज की डेट में जो हम लोग गटर वगैरह की सिस्टम है, सीवेज वगैरह की, उस टाइम पे इतनी प्रॉपर थी ना। आज की डेट में हमारे रोड पे हम कह सकते हैं बाढ़ आ जाती है, पानी भर जाता है, उस टाइम पे इतनी बढ़िया सिस्टम थी कि कहीं पे पानी तक नहीं भरता था। ठीक है, ऐसी सिविलाइजेशन हुआ करती थी, इतना जबरदस्त लोगों का दिमाग हुआ करता था। एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, अब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के व्यू पॉइंट से देखें तो इंडिया जाना जाता था क्लॉथ, मुस्लिन, जूट, इंडिगो, इन सब के लिए हम लोग जाने जाते थे प्री ब्रिटिश टाइम, मतलब ब्रिटिशर्स आने के पहले की बात कर रहा हूं। ठीक है, एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा हूं। एंड विद द ब्रिटिश इन्वेशन, मतलब जैसे ब्रिटिश आए, उन्होंने अपने पे आक्रमण किया, अपने को कंट्रोल कर लिया पूरे इंडिया को, तो उस टाइम पे टी प्लांटेशन जो है वो हमने ज्यादा स्टार्ट कर दिया। और आज की डेट में भी हम लोग जाने जाते हैं टी के एक्सपोर्ट के लिए, मतलब जो चाय है ना, उसका प्लांटेशन ब्रिटिशर्स के आने के बाद किया। बाकी उससे पहले तो क्या चलता था, क्लॉथ, मुस्लिन, जूट, इंडिगो, इसके लिए हम लोग काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे। फिर आगे बात करें तो इन अ वे बिफोर ब्रिटिश पीरियड इंडिया वाज नोन टू हैव रिच इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सिविलाइजेशन। ब्रिटिश के आने से पहले हम लोग इन सब चीजों में बहुत फेमस थे। हमारा एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया था, ठीक है, मतलब बहुत प्रॉस्परस था पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़िया था, सिविलाइजेशंस बहुत बढ़िया हुआ करते थे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये हमने एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ा। अब हम लोग कुछ इकोनॉमिक, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्सपेक्ट देखते हैं, जो ब्रिटिशर्स आने से पहले कैसा था इंडिया, एंशिएंट टाइम में कैसा था। तो पहला देखते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, पहला हेड पॉइंट है। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया जो था वो बहुत ज्यादा, अपनी कंट्री एग्रीकल्चर नेशन मानी जाती थी, और अपनी कंट्री पूरी की पूरी रूरल इकोनॉमी थी, मतलब कि गांव वगैरह काफी ज्यादा थे और पूरा प्रॉस्परस था, बहुत अच्छे से खेती बाड़ी हर एक चीज प्रॉपर होती थी। एंड कुछ सम बेसिक इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज भी अपने यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, दोनों के दोनों सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर भी और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी एकदम प्रॉस्परस हुआ करते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा हुआ करता था इन दोनों सेक्टर्स में। फिर बात करें तो 3 सेक्टर थे अपनी कंट्री में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, तीनों के बारे में बताता हूं। पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर जो था ना, वो प्रॉस्परस था और काफी सारे वेराइटी ऑफ क्रॉप्स अपने यहाँ पे उगाए जाते थे। और आपको पता है अपने यहाँ के जो गांव हुआ करते थे ना, वो सेल्फ रिलायंट थे। सेल्फ रिलायंट मतलब होता है आत्मनिर्भर हुआ करते थे, और हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज थी, जैसे कि ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्लोथ, शूज, ये सब लोग गांव वाले खुद ही बनाते थे। ठीक है,
और एज वेल एज वो लोग कैटल रियरिंग भी करते थे, मतलब कि जो गाय भैंस जो भी पशुपालन है उसको कैटल रियरिंग कहेंगे। फिर डेयरी फार्मिंग वगैरह हर एक चीज प्रॉपर तरीके हुआ करता था। और उस टाइम की जो विलेज लाइफ थी ना वो काफी हैप्पी लाइफ हुआ करती थी, लोग बहुत खुश रहते थे। फिर बात करें इंडस्ट्री की, तो एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था राय चौधरी। ये ऐसा कहते हैं कि 19th सेंचुरी से पहले इंडिया जो था वो काफी ज्यादा एक प्रोमिनेंट सेंटर हुआ करता था मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इंडिया को जाना जाता था कॉटन, जूट, मुस्लिन, वूल, आइडियल मेकिंग यानी कि जो मूर्तियां बनाते हैं वो, फिर इंडिगो, फिर टेराकोटा, ठीक है, अर्थनवेयर्स, ये सारी चीजों के लिए हम लोग जाने जाते थे। और इंडिया के अंदर से ये सारी चीजों को हम लोग एक्सपोर्ट करते थे दूसरी कंट्रीज के अंदर। तो सोच सकते हैं हम लोग कितने प्रॉस्परस हुआ करते। ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा की बात हुई, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत बढ़िया था। और अपने यहाँ पे आर्टिस्टिक गुड्स भी काफी सारे बिकते थे। आर्टिस्टिक गुड्स यानी एकदम हम आज की डेट में उसको एंटिक कहते हैं और उस टाइम पे उसको आर्टिस्टिक गुड्स कहा जाता था, ठीक है, जिसका एक आर्टिस्ट होता था जो बनाता था। फिर सर्विस सेक्टर की बात करें, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पे सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इवन बिफोर 600 BC से पहले इंडिया के पास ऐसे सिस्टम थी जो मिंटिंग मेटल कॉइन्स बनाते थे। हम लोग सोचो उस टाइम पे कॉइन्स का यूज होता था, और अपना इतना बढ़िया शी यानी इंडिया की बात की गई है। तो इंडिया जो था वो वंडरफुल सिस्टम था। हमारे यहाँ पे टाउन प्लानिंग, सीवेज, स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, लोगों के अंदर एकता होना, यूनिटी होना, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया हुआ करती थी हमारे एंशिएंट टाइम में। तो सर्विस सेक्टर भी बहुत बढ़िया था, और इन सब की वजह से हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है यानी कि इंडस्ट्रियल गुड्स है, उन सबका ट्रेड बहुत ज्यादा प्रॉस्परस था, ठीक है। और इसके एविडेंसेस हमको लोथल में मिल जाते हैं। लोथल में पता चलता है कि हमारी कंट्री का सर्विस सेक्टर भी इतना बढ़िया था, साथ साथ में इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर भी बढ़िया हुआ करता था। देन नंबर 2 है नेशनल इनकम और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ये लास्ट पॉइंट है नंबर 2। तो यहाँ पे क्या देके रखा है, एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था एग्नस मैडिसन। ये ना एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो आप लोग ना अंडरलाइन कर लेना, याद कर लेना। क्या कहता है एग्नस मैडिसन, इंडिया जो था वो बहुत प्रॉस्परस था, पूरे वर्ल्ड में 25% शेयर, याद रखना, मौर्य डायनेस्टी के अंदर पूरे वर्ल्ड, मौर्य डायनेस्टी में काफी बड़ा इंडिया हुआ करता था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये छोटे मोटे देश तो अपने कंट्री के ही हिस्सा हुआ करते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे 25% शेयर, पूरे वर्ल्ड के पास 100 रुपए है ना, तो इंडिया के पास 25 रुपए, ऐसा समझ लो 25% शेयर इंडिया के पास था वेल्थ का पूरे वर्ल्ड। मतलब सोचो इंडिया कितना प्रॉस्परस था, कितना पैसा हुआ करता होगा मौर्य डायनेस्टी के वक्त। फिर नेक्स्ट बात करें, ड्यूरिंग दिस टाइम मोस्ट रीजन्स ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ प्रेजेंट इंडिया वर अंडर वन रूल। और मैंने नहीं कहा
उस टाइम पे काफी सारे रीजन्स एक ही रूल मतलब एक ही राज में थे, ठीक है। पाकिस्तान है, भूटान, चाइना भी आधा में तो मेरे को तो लगता है आ गया होगा, ठीक है। काफी सारे कंट्रीज जो थे वो मिलके एक पूरा इंडिया बनता था और 25% वेल्थ अपने इंडिया के पास थी अंडर वन रूल, ठीक है। और मुगल्स बाद में आते हैं, इंडिया को कमांड करते हैं और पता है आपको 90% वेल्थ साउथर्न एशिया रीजन की वो इंडिया के पास होती थी। और अपना इंडिया अच्छे खासे टैक्सेस भी जनरेट करता था और एक्साइज भी अच्छी खासी मिल जाती थी। एंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ औरंगजेब, जब औरंगजेब आया था 17 एडी के अंदर, तब अपने इंडिया की नेशनल इनकम थी 10 करोड़ पाउंड। सोचो 10 करोड़ पाउंड कितनी ज्यादा वैल्यू हुआ करती होगी। 10 करोड़ पाउंड मतलब बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है। देन एक्चुअली द फॉरेनर केम टू इंडिया फॉर हर रिचेज ओनली। और धीमे धीमे जो मुगल रूल आया उसके बाद फॉरेनर्स आए, ब्रिटिश, पोर्टुगीज, अलग अलग डच लोग आए, उन्होंने अपने पे रूल किया। सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स ने अपने पे रूल किया और अपनी कंट्री के सारे रिसोर्स को खाली कर दिए। बट उससे पहले इंडिया बहुत बढ़िया था, इस वजह से इंडिया की एंशिएंट एज को ना गोल्डन एज भी कहा जाता है। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है और उस टाइम को अपने स्वर्ण काल भी कहेंगे, ठीक है। गोल्डन एज हुआ करता था जहां पे लोग खुश थे, बहुत पैसा था, हर एक सेक्टर बहुत बढ़िया तरीके से चलता था। बोलो क्लियर हो गया? तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग को एंशिएंट इंडिया वाला टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।